चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम ईएमआई फिनोमिना भी कहते हैं। डेफिनेशन होती है द जनरेटिंग ऑफ करंट generating of current by changing magnetic field या flux in a conductor is called EMI. Faraday's experiment based on EMI फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया और उस कॉइल के पास एक मैग्नेट को लाया गया। मैग्नेट की लाइंस इस कॉइल के कांटेक्ट में आएंगी तो जब इसको क्लोज लेके आएंगे तो ज़्यादा लाइनें होंगी, जब दूर लेके जाएंगे तो कम लाइन होंगी। मतलब लाइनों का कम ज़्यादा होना, लाइंस आर फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, इसे बोलेंगे कम या ज़्यादा होना। कॉइल के कांटेक्ट में जो आ रही हैं बहुत सारी लाइनें होंगी, जो जो भी कॉइल के कांटेक्ट में आ रही होंगी उनमें चेंज आएगा, तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन होने लग जाएगी। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, when magnet is bringing near the coil, galvanometer shows deflection. When magnet is moving away from the magnet, away from the coil, away from the coil, galvanometer again shows the deflection but in opposite direction. Shows deflection in opposite direction to the previous one. पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा तो अब ये क्लॉकवाइज शो कर रहा होगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है
तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, there is induced current in the coil। कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। सेम ऑब्जर्वेशन साउथ पोल के साथ ली गई। सेम ऑब्जर्वेशन but opposite direction in case of north, same observation but opposite direction in case of north pole replaced by south pole। फिर इसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। इस कॉइल को तो गैल्वेनोमीटर के साथ ही रहने दिया। एक दूसरी कॉइल को एक बैटरी से लगा दिया। जैसे ही की क्लोज करे तो यहाँ करंट फ्लो होने लग जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगी ये, और इस कॉइल में इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ टच हो रही होंगी इस कॉइल से जो निकल रही होंगी, तो उनकी वजह से अगेन फ्लक्स चेंज हुआ। जब की को क्लोज और ओपन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन व्हेन की K is being closed or open, there is change in magnetic flux लिंक्ड विद, जो कांटेक्ट में है नेबरिंग कॉइल के, वो लाइनें चेंज हो रही हैं, लिंक्ड विद इसको नाम देते हैं C1 C2, लिंक्ड विद कॉइल C1 C2 and hence current induced in C2 में करंट इंड्यूस होने लग गया। नोट किया गया कंक्लूजन, when the key kept close then no current induced। अगर हम क्लोज ही रख रहे हैं तो करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ करने पे हो रहा है सिर्फ, क्योंकि ऑन ऑफ करने पे ही लाइनें टच हो रही होंगी या रिमूव हो रही होंगी। देन नो करंट इंड्यूस्ड।
जब उसको क्लोज ही करके रखो की को, तब करंट इक्वल रहेगा, सेम ही फ्लो होएगा, लाइनें भी सेम रहेंगी, चेंज नहीं होएंगी। फिर इसने कहा थर्ड एक्सपेरिमेंट में कि हम इस कॉइल के साथ एक सामने एक और कॉइल लेके आएंगे जो एसी से कनेक्ट होएगी, क्योंकि एसी पीछे से फ्लक्चुएट करता है तो करंट पीछे से अपने आप कम ज़्यादा होएगा। अगर करंट कम ज़्यादा होएगा तो अपने आप लाइनें सामने कम ज़्यादा होंगी, तो इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। सिंस एसी फ्लक्चुएट या एसी वेरिंग continuously, so magnetic flux also vary in C2 and hence current induce. फैराडेज लॉ। अब एक्सपेरिमेंट के बाद उसने लॉ दे दिए। फर्स्ट लॉ है उसका, whenever there is change in flux linked with the coil, an EMF induced in the coil which lasts as long as flux changes continue। जो करंट इंड्यूस होता है उसे इंड्यूस करंट बोला जाता है, और उसकी जो वोल्टेज होती है उसको ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जनरेट वोल्टेज, किस वजह से है ये? ड्यू टू इंड्यूस करंट। करंट है तो वोल्टेज होगी वहां पे, इंड्यूस्ड करंट। सेकंड लॉ है द induced EMF is directly proportional to rate of change of flux। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी। ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी
माइनस साइन जो है वो अपोज के लिए लगता है, नेगेटिव साइन indicate that EMF always opposes the change in flux. फ्लक्स के चेंज होने को EMF हमेशा क्या करती है, अपोज. इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जिसमें ये इंड्यूस हो रहा है, in the coil, then EMF equal to minus n d phi over dt. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोला जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सर्टेन एरिया. इसको फाई को बी डॉट ए बोला जाता है. दैट इज बी ए कॉस थीटा, और थीटा जो है रोटेशन के केस में ओमेगा टी के इक्वल होता है. तो फाई कैन बी रिटन एज बी ए कॉस ओमेगा टी. तो फ्लक्स चेंज कब कब होएगा, जब बी चेंज हो, ए चेंज हो, या फिर थीटा चेंज हो. फ्लक्स चेंज होएगा तो EMF इंड्यूस होएगी. ऐसा यूनिट है इसकी वेबर. या फिर एक और होती है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर. तो नेक्स्ट टॉपिक है लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या कहता है कि जो EMF है, जो EMF है वो हमेशा फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है, और यही रीज़न है कि EMF इंड्यूस हो रही है. तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पोलैरिटी या polarities of induced EMF is such that it opposes any change in flux which is responsible for its production.
यानी ये फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो वेरिफिकेशन करें। ये एक कॉइल ले ली हमने सोलेनॉइड टाइप, इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और इसके ऊपर एक मैग्नेट को लाया गया। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पहले नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके आए, तो इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसका अपर पोर्शन देखें तो ऐसे है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया इस डायरेक्शन में, और ये वाला पोर्शन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लग गया, मतलब उस मैग्नेट को अपोज करने लग गया। इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। इसमें कौन सी पोलैरिटी आ गई, नॉर्थ पोलैरिटी, जो कि ऊपर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नीचे नहीं आने दे रहा है, अपोज कर रहा है। अब हमने क्या किया, साउथ पोल को दूर लेके गए, तो पोलैरिटी चेंज होगी, और अब इस अपर पोर्शन में साउथ पोल बन गया। इस जो ऊपर वाला है, और साउथ पोल मतलब होता है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग गया। ये गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से पता चलता है। अगर गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन हो रही है तो नॉर्थ पोलैरिटी है कॉइल में, और अगर राइट डिफ्लेक्शन हो रही है तो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये साउथ पोलैरिटी की तरह काम करने लग गया कॉइल का ये वाला अपर पोर्शन। इसके सामने क्या है, नॉर्थ पोल। अब ये इस मैग्नेट को नहीं जाने दे रहा होगा, यानी इस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब हम दूर लेके जा रहे हैं तो ये नज़दीक अपनी तरफ खींच रहा है, और जब हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं तो ये धक्का मार रहा है। तो ओवरऑल ये मैग्नेट को हिलने नहीं दे रहा है। तो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट is bringing near the coil, the induced current flows in anti-clockwise direction, and hence upper part of coil act as a north pole, which repel the downward motion of magnet further if
we move the magnet away from the coil, the upper part of coil behave as a south pole, which again, which opposes upward motion of magnet. सो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकला कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, सो ईएमएफ ऑलवेज ट्राई टू opposes the change in flux. That is why it produce. यही रीजन है कि ये प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर ये अपोज कर रही है, अगर ईएमएफ अपोज कर रही है मैग्नेट को, तो हमें ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब जो हम इसको हिला रहे हैं मैग्नेट को, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए, अदरवाइज ये तो अपोज कर रहा है। सो द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू opposition of EMF is covered, loss of energy due to the opposition of EMF is covered by doing extra work done so that law of conservation of energy is maintained। क्योंकि आप जितना काम करते हो उतनी एनर्जी इंड्यूस होती है। अगर कुछ वर्क डन, कुछ एनर्जी लॉस हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो ये ईएमएफ अपोज कर रही है उतना ही हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इस मैग्नेट को मूव करवाने के लिए। तो फाइनली अगर किसी कॉइल के पास नॉर्थ पोल जाता है तो उस कॉइल में भी नॉर्थ पोलैरिटी हो जाती है और करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है।
मैग्नेट की ही तरफ से देखने पे। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर मैग्नेट की तरफ साउथ पोल जाए तो कॉइल में क्लॉकवाइज पोलैरिटी हो जाती है। एस बना के देख सकते हो आप। अगर कॉइल में साउथ पोल नज़दीक जाए। दूसरा रिवर्स केस भी याद रखेंगे। अगर कॉइल से नॉर्थ पोल अवे जाए तो अब ये दूर नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। और अगर साउथ पोल दूर जा रहा हो तो कॉइल में नॉर्थ पोलैरिटी हो जाएगी, ये दूर नहीं जाने देगा इसको। ये एक वायर है ए बी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज का साइन होता है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस तरफ एक कॉइल है और इस तरफ एक कॉइल है। पहले इस करंट कैरिंग वायर के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होएगा, चेंज होएगा। तो इन कॉइल में करंट इंड्यूस होएगा। तो पूछा जाए कि कॉइल में क्या डायरेक्शन है करंट की, तो आप देखो कि करंट इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंड्यूस करंट होएगा वो इसको इंक्रीज थोड़ी ना होने देगा, यानी इसके अपोजिट मूव करेगा वो। अगर इसका एरो राइट की साइड है तो वहीं पे क्या बना दो, लेफ्ट की साइड, इधर भी लेफ्ट। अब ये अपने आप पता चल रहा है कि ये क्लॉकवाइज चलेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि ए बी वाली कॉइल है, ए बी एक कॉइल है और इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब इंड्यूस करंट करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, यानी उसको सपोर्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा। इधर को एरो बना दो, इधर को एरो बना दो। नियर वाले एज पे एरो बना दो, बाकी अपने आप पता चल जाएगा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट कांस्टेंट है, ए बी वायर में करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो इधर वाली कॉइल और इधर वाली कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होएगा, क्योंकि जिस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थी वो कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज ही नहीं हो रही है, नो इंड्यूस करंट। तो कॉइल्स में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होएगा।